हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। हमने कवर कर लिए थे थर्मोडायनेमिक्स के 3 लेक्चर, जिसके अंतर्गत लगभग थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गई थी और हम काइनेटिक थ्योरी में आ चुके थे। इसके बाद अगर कोई ऐसा टॉपिक रह गया होगा जो थर्मोडायनेमिक्स में जो इंपोर्टेंट था और छूट गया है तो हम उसे उसके बाद कवर कर लेंगे। बाद हम इस समय चलेंगे काइनेटिक थ्योरी की ओर। तो काइनेटिक थ्योरी में मैंने आपको सबसे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल बता दिए थे काइनेटिक थ्योरी क्या होते हैं, जो पोस्टुलेट कहा जाता है वो मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद मैंने प्रेशर का डेरिवेशन भी करा दिया था। तो उसकी ओर चलते हैं हम और देखते हैं कैसे उसके एप्लीकेशन को हम बात कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में। स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी कोई काइनेटिक थ्योरी के बारे में कहेगा और पूछेगा कि बताइए काइनेटिक थ्योरी क्या है, तो अगर आपसे मैथमेटिकली पूछ रहा है तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताना है जो मैंने आपको बताया था कल। वो था P = 1/3 M⁻N/V × V² बार। आपने लास्ट टाइम जो मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ स्मॉल n से करता, सिंबल का बड़ा हेर फेर है, तो आप वहां यहाँ कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कैपिटल N है इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे और n/v को ही स्मॉल n कहते हैं। तो P = 1/3 Mn × V² बार। ये आपका जो है फॉर्मूला बनता है, इसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। इसी के बेस पर मैं बताऊंगा आपको गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल। देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, पहले आप इसे लिखेंगे। P = कितना है 1/3 Mn/v × V² बार। इस v की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, PV = 1/3 Mn × V² बार। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि PV = 2/3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 Mn × V² बार। ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल लिखा जा सकता है। PV = ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E। तो एम्प्लाइज E की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3/2। इसको ले जाओगे 3 ऊपर जाएगा, 2 को ले जाओगे नीचे आएगा, 3/2 PV। और हम जानते हैं PV = कितना होता है, PV = RT। सो वी कैन राइट E = 3/2 RT फॉर एवरेज। फॉर एवरेज, एवरेज के लिए क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो E/n = 3/2 R/n × T, इसे कहते हैं K। एम्प्लाइज एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो आएगा 3/2 kBT। ठीक, 3/2 kBT को एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है गैसेस मॉलिक्यूल। तो इसे जो है याद रखना है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो इसी का एप्लीकेशन माना जाता है, वो है VRMS स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसे मिटा देता हूं, नोट कर ही लोगे। बात करते हैं इसी से, अगर आपको VRMS कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए VRMS कहते किसे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ VRMS की, फिर मैं इसे ड्राइव करके दिखाता हूँ कि VRMS को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2, VRMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। VRMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो VRMS स्पीड किसे कहते हैं, VRMS की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब ये होता है कि आपको पहले स्क्वायर लेना है स्पीड का, पीछे से काउंट कीजिए, स्क्वायर लेना है स्पीड का, फिर उसका रूट लेना है और फिर उसका मीन लेना है। तो आपको क्या करना है कि पहले स्पीड का स्क्वायर लेके मीन लेना है और फिर उसका रूट निकालना है। तो उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा जाता है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, लेट देयर आर कैपिटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in the system whose speeds are v1, v2, v3 ... ये उनकी स्पीड है, किसके, जो मॉलिक्यूल अंदर हैं उनकी स्पीड है, कैपिटल नंबर Vn लास्ट स्पीड है। सो VRMS निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, VRMS होता है इन सब का स्क्वायर लो, v1² + v2² + v3² ... Vn² का एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक,
ऐसा करना है, क्या करना है आपको, V1 V2 V3 सबका स्क्वायर करना है और स्क्वायर का ही आपको लेना है एवरेज, फिर उसका लेना है रूट और ये बन जाता है आपका रूट मीन स्क्वायर। तो VRMS जो कहते हैं वो कहते हैं आप V स्क्वायर बार एवरेज के बार को हम VRMS कहते हैं। तो अगर इसका हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लाना चाहें तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी कैसा आएगा, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको P का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/3 स्मॉल m/v इंटू वी स्क्वायर बार, और निकालना है हमें वी स्क्वायर बार का रूट, तो उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 3PV इक्वल टू mn इंटू वी स्क्वायर बार। इस mn को कैपिटल M कह दो, 3PV, PV इक्वल टू RT लिख दूँ, PV इक्वल टू RT लिख दिया, कैपिटल M कह दिया इंटू वी स्क्वायर बार, इसको नीचे लाएंगे 3RT अपॉन M इंटू वी स्क्वायर बार एम्प्लाइज VRMS जो आ गया वो आ गया वी स्क्वायर बार का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 3RT अपॉन M। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, अगर कैपिटल M की आप वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा एम्प्लाइज VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M की वैल्यू कितनी MN है, कितनी MN, तो यहाँ रखेंगे स्मॉल m n और R अपॉन N को कहते हैं KBT, तो ये होगा अंडर रूट 3 KBT अपॉन M। इतना याद रखना, जब KBT बोलेगा तो मेरे भाई वहां पर स्मॉल m होगा, और जब कैपिटल R बोलेगा गैस कांस्टेंट तो वहां पर कैपिटल M होगा। तो इस तरीके से हम VRMS स्पीड निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस पर बेसिस में न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, आपको मेनली याद क्या रखना है, मेनली याद रखना है ये 3 आता है, ठीक। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होगा, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M, ठीक। और KBT लिखोगे, ये क्या याद रखना है, VRMS अगर R के टर्म में आएगा तो नीचे कैपिटल M आएगा, और अगर KB के टर्म में आएगा तो नीचे स्मॉल m आएगा, ठीक। ये नोट कर लिया होगा, इसे हम मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल मैंने लिखा है। तो न्यूमेरिकल क्या है, पहले एक अच्छे से साफ करते हैं फिर न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 पर एक न्यूमेरिकल है, उसे आप देखकर छाप लेंगे, और वो दे रखा है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, 300 केल्विन, बोले तो 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, द ना दे रखा हो तो भी बताऊं, द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज सर्टेन गैस फाउंड टू बी 1930। तो VRMS की वैल्यू दे रखी है, VRMS की वैल्यू दे रखी है 1930। व्हाट इज द गैस, तो गैस की नेचर बतानी है हमें और ऑप्शन दे रखा है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जो चीज, ये बहुत तुच्छ क्वेश्चन है यार, ये बहुत तुच्छ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा इसलिए करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इजी है ना, फॉर्मूले इजी तो क्या कर सकते हैं, तो हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके करने पड़ेंगे, चाहे कुछ हो या कुछ हो, कैसे हो। तो VRMS की वैल्यू रखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, बदल जाएगा। VRMS फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3 KBT अपॉन M, 3RT अपॉन M ले लेते हो, 3RT अपॉन कैपिटल M आएगा, एंड VRMS इक्वल टू 3 इंटू गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 8.31, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 10 की पावर 3, 8.31 इंटू 10 की पावर 3 इंटू T की वैल्यू 300 केल्विन, केल्विन रखना है, और मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो VRMS की वैल्यू दी कितनी, 1930 इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करना है आपको, 3 इंटू 8.31 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 300 केल्विन अपॉन कैपिटल M। यहाँ से M की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सॉल्यूशन है मेरे पास ये 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल, और 2 ग्राम पर मोल की एम्प्लाइज करता है कि गैस हाइड्रोजन है, H2, मॉलिक्यूलर मास 1, 1 का 2, 2 टाइम्स 2 आ गया, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन नोन एज 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रॉब्लम है अगली, प्रॉब्लम है व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर देखा है T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 300 केल्विन, और पूछा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मैंने आपको अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करवाया था, वो था E बार इक्वल टू 3/2 kT, E बार इक्वल टू 3/2 kBT। तो E बार इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 तो मैं लिख दूंगा। K का मान कितना होता है, 1 KB का मान लिखा हुआ है, अभी आपको बताते हैं। KB का मान 1.381 10 की पावर -23, 1.381 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टेम्परेचर मान 300 केल्विन। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कटेगा 150 बार, और एब्जैक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी E बार इक्वल टू
6.21 इंटू 10 की पावर -21। जो अच्छी, ये जूल में आएगा आंसर। जो अच्छे ढंग के पेपर होते हैं, जैसे कि आप जैस का पेपर लो या फिर जैस या टिफर का पेपर, उसे कहते हैं मेरी नज़रों में, सबकी नज़रों में A++ पेपर। तो ऐसे पेपर में जितने भी नेतांक होते हैं उनका मान पहले ही चार्ट में, आप किसी लास्ट पेपर निकालवा लेना, नेट का पेपर लो, सबके जितने भी नेतांक होते हैं उनके मान पहले ही चार्ट में रखे दिए होते हैं, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जैम में ऐसा रोल नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन के साथ नेतांक का मान दिया हो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों नेतांक के मान आपको याद कर लेना चाहिए। ये नंबर 1 गैस कांस्टेंट की वैल्यू, नंबर 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.31 इंटू 10 की पावर 3 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.381 इंटू 10 की पावर 23। तो याद रखने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8 से स्टार्ट है। ये दो क्वेश्चनों में से नोट कर लिया हो तो मिटा देते हैं इसे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 5 गैस मॉलिक्यूल चूजन टू बी द रैंडम आर फाउंड टू हैव द स्पीड ऑफ 500। चलो इसे नोट कर लिया तो मिटाते हैं, पहले फिर सॉल्व करते हैं। इसे मिटाते, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो करना कुछ नहीं है, जो भी मैं करा रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास PDF है, उसको वहीं पर उतार लें। आप समझ रहे हो? आपको टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो मेरी थ्योरी के साथ ही सॉल्व करके चलें। टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं वो थ्योरी के साथ ही सॉल्व करके चलें, अलग सॉल्व ना करें उन्हें। प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम देखो क्या ले रहा है। प्रॉब्लम है हमारी 5 गैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस कितने टाइप की है? 5 है। हैव द स्पीड टू बी चूजन, V1 की वैल्यू दे रखी है 500 और V2 की वैल्यू दे रखी है 600, V3 की वैल्यू दे रखी है 700, V4 की वैल्यू दे रखी है 800 और भी दे रखा है V5 की वैल्यू दे रखी है 900। ठीक है, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द RMS स्पीड एंड एवरेज स्पीड? RMS स्पीड पूछे तो VRMS का फॉर्मूला बता देना पहले, वो होता है अंडर रूट। अभी बताता मैं तुम्हें सभी प्रकार के स्पीड के स्क्वायर का सम का एवरेज, स्पीड के स्क्वायर का एवरेज का रूट, तो बहुत मतलब आप लोगों को कभी लग रहा होगा कि इतना हल्के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं भाई सारे क्वेश्चन ही हल्के हैं, क्या करा जा सकता है? कुछ सोचो, सारे क्वेश्चन ही हल्के हैं, दिक्कत ये है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है और धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। जैसे कि वैसे टाइम नहीं है इतना स्टैंडर्ड बुक की तरफ मत जाना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ थर्मल तो नहीं आएगा, इसका कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ मैं। 7 आएगा 714 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर दिया जाता है वहाँ पे एग्जाम में, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। एंड एवरेज स्पीड, एंड वी एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है? V1 + V2 + V3 + V4 सबको जोड़ दे V5। अरे यार बड़ा दिमाग है, V5/5 इसको सॉल्व कर लेंगे। 6.1177 इसको भी नहीं करता मैं सॉल्व। 500 + 600 + 700 + 800 + 900/5 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 700 मीटर पर सेकंड। 700 मीटर पर सेकंड। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि VRMS किसे कहते हैं। VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट्स मीन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड का स्क्वायर करना है, उनका एवरेज लेना है, फिर इसका रूट लेना है। और जबकि V एवरेज में जिंदा खुद ही बोल रहा है इट्स द एवरेज ही निकालना। ठीक, इसे मिटाने से पहले आप इसे समझ गए होंगे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। मैं बस इसमें डिस्क्रीटनेस को समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस सिलेंडर में गैस भरी हुई तो इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि गैस के सभी मॉलिक्यूल सेम स्पीड से चल रहे होंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज ऐसे और VRMS ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। वो उसका एक एग्जाम्पल था, तो मैं मिटा देता हूँ और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ओके जी, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, प्रॉब्लम है ये भी। चलो जी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम कह रही है assuming that the hydrogen molecule have a root mean square speed of 1270 VRMS दे रखा है, VRMS दे रखा है 1270 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। एट 300 केल्विन, एट टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। वेरी गुड। अगर कैलकुलेट द VRMS स्पीड एट 600 केल्विन, तो एट 600 केल्विन पर हमसे पूछ रहा है कि VRMS कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको V1 मान लो, टेम्परेचर T1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको टेम्परेचर T2 मान लो, एंड वी नो दैट लिखेंगे, वी नो
दैट क्या बताओ था, मैं VRMS का फॉर्मूला बताना चाहिए, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है, लिखते समय तमीज से लिखना, 3kBT अपॉन m, स्मॉल m लिखो यहाँ 3RT अपॉन स्मॉल m, 3RT अपॉन कैपिटल m, ये ध्यान रखना है ना, बहुत अंतर है इन दोनों में, ठीक। एम्प्लाइज ये शो कर रहे हैं VRMS किस प्रोपोर्शनल, अंडर रूट टी पे, किस प्रोपोर्शनल, अंडर रूट टी पे, तो इसका मतलब V1 RMS अपॉन V2 RMS इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2 इक्वल टू अंडर रूट T1 कितना है 300 अपॉन T2 कितना है 600, 300 कट गया कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसके मल्टीप्लाई से करें तो कितना है अंडर रूट 2 इंटू V1 RMS इक्वल टू V2 RMS एम्प्लाइज V2 RMS इक्वल टू अंडर रूट 1 1 2 4 1 4 इंटू VRMS वैल्यू कितनी है 1270 और इक्वल टू आंसर लिखा होगा मेरे पास, हाँ इसका आंसर नहीं लिखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इतने आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इस तरीके से हम यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इजी टास्क थे, जस्ट द फॉर्मूला डिपेंडिंग क्वेश्चन, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्या कहा गया था, किसी एक टेम्परेचर पर आपको VRMS की वैल्यू दे रखी है, दूसरे टेम्परेचर पर VRMS की वैल्यू पूछ रहा है, बड़ी सीधी सी बात है, अगर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है मास, मेंशन नहीं किया गया है नंबर ऑफ मोल, तो इसका मतलब वो सारी चीजें कांस्टेंट है, अगर वो सारी चीजें कांस्टेंट तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इससे जब क्वेश्चन आता है तो रुला देता है, ठीक है, समझेंगे अच्छे से, ठीक। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, मैक्सवेल वेलोसिटी अपना स्पीड से काम चल जाएगा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो बहुत ही कम थ्योरी लिखनी है और समझना है चीजों को, कहना कैसा है। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मात्र ये बताया गया है कि मेरे भाई जो गैस है किसी सिलेंडर में या किसी वेसल में गैस रखी गई है, उस गैस में सभी मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि सेम स्पीड से मूव करें। एज वी नो all the gases molecule do not move with same speed, so to define the number of molecule in given speed range, Sir Maxwell suppose a distribution function, suppose a function fv which is called distribution function, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कुछ मॉलिक्यूल 10 से चल रहे होंगे, कुछ 4 5 6 7 8, जरूरी नहीं कि 4 से कोई एक मॉलिक्यूल ही चल रहा हो, 20 मॉलिक्यूल भी चल रहे होंगे। अगर कभी पूछा जाए कि 20 मीटर पर सेकंड से लेकर 30 मीटर पर सेकंड के बीच में इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो उसको समझाने के लिए एक फंक्शन माना गया सर मैक्सवेल के द्वारा, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें बता सकते हैं हम dn की वैल्यू जो आएगी वो आएगी NFV/dV, ये इस तरीके से लिखा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने इन द वेलोसिटी रेंज V2dV, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन of number of molecule in the velocity, in the speed range V plus dV, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक तरीके से देखें, इसको नीचे लाऊं तो नंबर अपॉन नंबर ही प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, dn/n इक्वल टू fv into dv। इसका मतलब ये क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी of finding the molecule in the velocity range while fv is probability of the molecule
हैविंग स्पीड इन रेंज, कौन सी रेंज, वेलोसिटी रेंज या स्पीड रेंज dv। अब बात आती है, ये इतना बड़ा पंगा जो खड़ा कर दिया मैक्सवेल जी ने, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को सपोज करके चलेंगे या किसी मैथमेटिक्स के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले आएगा। आपने बीएससी थर्ड ईयर में अगर पढ़ा हुआ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो उसका अपना भयंकर सा डेरिवेशन है 7 से 8 पेपर का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलता है। वो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करने वाला। आपको जस्ट क्या करना है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखूंगा एफ वी की वैल्यू, और आपको वो कंठस्थ कर लेंगे। तो इसे मिटा देते हैं और लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, और फिर मैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसका बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बस मेन लॉजिक क्या है ना कि आपको कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती हैं। जितना ज्यादा आप याद कर लेंगे उतना अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी इंटू की पावर 3/2 बी स्क्वायर की पावर माइनस के एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी इंटू डीवी फंक्शन में जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे तब जरूरत पड़ती है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस वेलोसिटी रेंज में कितने कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। इसके हेल्प से हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने वीआरएमएस का फॉर्मूला बताया था √v1²v2², उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला अलग से बताया था √3kBT/m। वैसे हम इसके हेल्प से भी एक अलग फॉर्मूला वी एवरेज के लिए और वी मोस्ट प्रोबेबल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा का मैं इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका और टेम्परेचर नहीं वेलोसिटी डिपेंडेंट, अगर आपको ग्राफ खींचना पड़े वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो कैसे खींचेंगे इस फंक्शन का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन FV and V taking temperature and constant P as constant, तो ग्राफ में भाई कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। समझेंगे ग्राफ ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर ये FV फंक्शन है और ये वेलोसिटी फंक्शन है और ग्राफ को हम ओरिजिन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्यों है ओरिजिन। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो वेलोसिटी रेंज जो है वो -∞ से +∞ जाएगी। जबकि अगर हम स्पीड लेते हैं तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, तो उसकी स्पीड लिमिट 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इस ओरिजिन में आप देखेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 है और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट फंक्शन है। आप पहले इस बात को क्लियर कर लें कि फंक्शन इज डिपेंडिंग ओवर वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ओवर द फंक्शन। वेलोसिटी डिपेंडिंग ओवर थर्मल एक्साइटेशन ऑफ द रूम टेम्परेचर ऑफ अदर फैक्टर। जितने फैक्टर जो वेलोसिटी पे इफेक्ट करेंगे वो अलग है, पर फंक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मेनली हमें वेलोसिटी पर ध्यान देना है, फंक्शन अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं ओरिजिन के पास जाऊं तो यहाँ ओरिजिन के पास जो वैल्यूज होंगी वो 0 होगी v की वैल्यू, और आसपास v प्लस समथिंग 0 प्लस समथिंग इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0 होंगी। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो क्या होगा इस फंक्शन में। जब इसको ग्राफ को प्लॉट करना बता रहा हूँ मैं, बेसिकली प्लॉट करने का हाथ से इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आपको मैं प्लॉट करना नहीं बताऊंगा तो एक टाइम आएगा कि आप भूल जाएंगे कि ग्राफ था क्या। तो उससे अच्छा है कि हम ये समझे कि ग्राफ आया कैसे। तो सबसे पहले मैं 0 रखूंगा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 0 नहीं रख रहा हूँ क्योंकि 0 पे तो ग्राफ है ही नहीं। जब 0 से मैं आगे बढ़ूंगा तो v की वैल्यू तो 0 से आगे बढ़ेगी, तो ये वाला टर्म जो है जो v² है ये और छोटा होगा, और छोटा मतलब 0 मान के चल रहा हूँ मैं। जब 0 होगा तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा जो कांस्टेंट 1 हो जाएगा और ये v² हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 4ax² की टर्म में आपको पैराबोला मिलेगा। अगर आपको ऐसा कोई पैराबोला मिल रहा है y² इक्वल टू 4x सुना होगा, ये मिला है, कुछ भी लिख सकते हैं पैराबोला की, गलत नहीं है। कभी कोई अपना वैज्ञानिक लगा बोलो अरे ये गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, x² 4y कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का कोई फंक्शन मिल गया आपको y इक्वल टू 4ax²। देखो y इक्वल टू 4ax² तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्यों कांस्टेंट हो गया? वेलोसिटी गायब हो गई, ये फैक्टर बचा। तो आप देखो जिसकी पावर कम है उसकी तरफ मूव होगा, तो फंक्शन जो है इसकी तरफ एक पैराबोला बनाएगा। तो ये हो गया पैराबोला अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एक पैराबोला बन गया। अगर हम दूर जाएंगे वेलोसिटी रेंज से, क्या फिर समझेंगे बात को,
ये मैं अपना अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान समझेंगे, सिर्फ याद रखने के लिए कि कैसे आई चीजें मोटे तौर पर, क्योंकि भाई साहब एप्सिलॉन से आगे जाओगे तो ये वैल्यू इसे भी अफेक्ट करेगी। और जो क्यों अफेक्ट करेगी मैं आपको एक रीजन और देता हूँ। e की पावर x को आप एक्सपेंड करो कितना होगा 1 + x + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 आएगा नहीं आएगा? 1 + x + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, तो जब x + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 आएगा तो वहाँ 1 + x जो आएगा ये mv स्क्वायर बाय 2 kb, तो इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये पैराबोला एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे के सुपरपोजिशन से मिलकर मतलब एक दूसरे को जो है इफेक्ट करेंगे, दोनों टोटल ग्राफ जो वेरीफाई जाएगा। अगर हम इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो v अगर मैं इन्फिनिटी रखूं तो e की पावर -∞ 0 होता है, पूरा फंक्शन 0 की तरफ जाएगा। तो इन्फिनिटी का फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए। बड़ी अचंभे की बात हो गई कि 0 पर फंक्शन स्टार्ट हो रहा था और जब मैं v की वैल्यू इनफिनिट रखता हूं तो e की पावर -∞ 0 आता है, फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए, तो 0 की तरफ ले जाएंगे ऐसे। और फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए और स्टार्ट हो रहा था 0 से, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में मिनिमा या मैक्सिमा आया होगा, वो मैक्सिमा आया होगा, मिनिमा नहीं आएगा। तो ये होता है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे मेनली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जगह नहीं है क्योंकि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप मान के चलेंगे, यहाँ पर जो स्पीड होती है उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, v मोस्ट प्रोबेबल, इसके बाद आती है v एवरेज, इसके बाद आती है v आरएमएस। ठीक है, तो v एवरेज और ये होता है v आरएमएस। एक बार चेक कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं। कहाँ है ग्राफ? v मोस्ट प्रोबेबल, v एवरेज, v आरएमएस, एग्जैक्टली एज आई वाज सेइंग। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ये पीक पर v मोस्ट प्रोबेबल पीक पर क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। पीक पर होने का रीजन ये है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल जो स्पीड अचीव करते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। और v एवरेज आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं है, तो ये v एवरेज है। और v आरएमएस का फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा नहीं क्योंकि मैंने कर चुका हूँ, जिसकी वैल्यू थी 3 kBT/, तो मैं अभी आपको प्लॉट करके बताता हूँ। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बीच ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर नहीं, टेम्परेचर डिपेंडिंग फंक्शन अगर होगा तो वहां पर ग्राफ जो होता है नंबर ऑफ ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसे मिटाकर मैं एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये ग्राफ सुपरपोजिशन है, क्यों रीजन है ये, क्यों ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है? ग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे v पर सिंपली डिपेंड नहीं करा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है, पैराबोलिक फैक्टर भी है, दोनों को अलग कर नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और फिर अब आता है अप्रोक्सीमेशन लगाना, तो अप्रोक्सीमेशन में e की पावर x को एक्सपेंड करना पड़ेगा 1 + x + x स्क्वायर समथिंग, तो v स्क्वायर प्लस एक समथिंग पैराबोला बनना है और फिर पैराबोला प्लस दोनों का सुपरपोजिशन। तो कंपोजिशन से ये ग्राफ आता है। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं और अब चलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की तरफ, एवरेज की तरफ। ये एवरेज कैसे कैलकुलेट करें? एवरेज कैसे कैलकुलेट करें? ओके, तो ये है आपका एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। तो एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड का जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको v एवरेज निकालना है तो 0 से इनफाइनाइट तक आपको जस्ट इंटीग्रेट करना है v प्लस fv dv। व्हाई fv? व्हाट इज fv? fv इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेयर fv इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो वेरी वेल। तो v av इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, जरा v का मान तो रख दिया, fv का मान बताओ कितना होता है? fv का मान होता है 4π/m/2π kBT। 2 आपको ये सब प्रूफ नहीं करना है, आपको जस्ट मतलब नोट तो करना है, आपको जस्ट याद रखना है कि ये चीजें आई कहाँ से, क्योंकि अगर याद हो जाते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। ये चीज कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो इसे। v एवरेज इक्वल टू आ गया 4π√m/2π kBT की पावर 3/2 इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट v क्यूब हो गया क्या? हाँ, e की पावर माइनस के mv²/2 kBT × dv। देखो एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ मिल रहा है इस तरीके का इंटीग्रेशन x² टर्म में, तो ये गामा फंक्शन में जाके गिरेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 0 से इनफाइनाइट x की पावर n × e की पावर माइनस kx² मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन x की पावर नहीं, गामा n + 1, गामा n + 1/2, गामा n + 1/2 अपॉन 2a की पावर गामा n + 1/2, ये इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है तो याद रखेंगे, अगर स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो वो जाके आपका गिरता है सीधा लाप्लासियन ऑपरेटर पे। मान लो x की पावर n × e की पावर माइनस का ax दे रखा है तो फिर dx लिख देता हूँ, dx दे रखा है स्क्वायर, तो ये सीधा क्या बनना है, ये आप ध्यान से देखो तो ये लाप्लास की बेसिक डेफिनेशन है। 0 से इंटीग्रल x की पावर n, मतलब ये t की पावर n का लाप्लास है। t की पावर n का लाप्लास क्या होता है? गामा n + 1/2 t की पावर n का लाप्लास क्या होता है? लाप्लास होता है गामा n + 1 अपॉन t की पावर और a की पावर, सॉरी a की पावर n + 1। ठीक, आप जाके चेक कर सकते हैं, लाप्लास की डेफिनेशन यही होती है। अगर आपको t का, जैसे मान लो लाप्लास ऑफ t निकालना है, ठीक है, तो यहाँ 1 रखेंगे। ठीक, 1 रख दिया। लाप्लास ऑफ t निकालना है
फिर टी की पावर एन निकालना है, तो टी की पावर एन में क्या करेंगे, ये जो आता है ये टी की टर्म में आता है। जो आप बीएससी में पढ़ते हैं लाप्लास की डेफिनेशन, वो यहाँ पर जो आता है पी आता है, जैसे 1/p 1/p स्क्वायर पी की पावर इस तरीके से। तो एग्जाम्पल के ऊपर निकाल के देख लेते हैं, 0 की इंफिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस के टी एक्स इंटू डी एक्स ऐसा मान लेते हैं। P2 इंटू PT इंटू डी PT इंटू डी इस तरीके से। तो यहाँ पर पावर कितनी, यहाँ पर पावर है 1, ठीक। जब पावर 1 है तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, गामा 1 + 1 2 हो गया, और टी की पावर 1 + 1 2 हो गया। गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 कम करके खोलेंगे तो कितना आएगा, 1 अंडर गामा 1 हो गया 1/p स्क्वायर, 1/p स्क्वायर सॉरी 1/p स्क्वायर, ये वाला फंक्शन आता है 1/p स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये यहाँ यूज है। पर यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा लाप्लास सूत्र की, लाप्लास इंटीग्रेशन क्या है। बहरहाल यहाँ पर किस जरूरत है, गामा फंक्शन की जरूरत है, वो आपको समझ में आ गया। अगर ए एक्स स्क्वायर है तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एक्स स्क्वायर है तब। तो लगाओ यार, बेसिकली क्या चीज है, वी एवरेज इक्वल टू 4πm अपॉन 2πkBT इंटू 3/2 इंटू ये क्या रखा है, हाथ तो भाई 3 है तो क्या लिखेंगे, गामा 3 + 1/2 अपॉन 2 इंटू ए की पावर, ए कितना है इसका कोफिशिएंट ये कितना m/2 kBT की पावर कितना है n/2, ठीक है 4/2 स्क्वायर। ठीक है सर, ये मिटा दूं, नोट कर लेना, मिटा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है, इसे करते हैं सॉल्व। वी एवरेज इक्वल टू आ गया 4π, यहाँ से जो है ना तुम पाई कॉमन ले लो, नीचे से पाई कॉमन ले, पाई की पावर कितना आ गया 3/2 कॉमन आ गया, बचा m/2 kBT क्या पावर 3/2 इंटू नीचे है अच्छा ये कितना है 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, गामा 2 मतलब 2 ही है, कौन अगर हम 3/2 का गामा खोलते हैं तो कितना आता है, ये आता है 3/2 और 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 इस तरीके से आता है, या कह सकते हैं 1/2 √π। तो इस प्रकार से √2 का खोलेंगे तो एक कम होकर खुलेगा तो 1 आएगा, तो उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी इंटू 2, और ये हो गया m/2 kBT 2 kBT की पावर होल स्क्वायर। ठीक सर, इसे काटो आप, इससे काटेंगे तो कितना बार घटेगा, ये है आपका पाई इंटू पाई की पावर 1/2, तो पाई 1 इसे कह सकते हैं पाई की पावर 1 इंटू पाई की पावर 1/2, तो 3/2 आया होगा, तो पाई की पावर 1 कट गया 1/2 बच गया। वी एवरेज इक्वल टू 4/पाई की पावर 1/2 बच गया, इंटू इसको देखें ध्यान से तो मेरे भाई यहाँ पे 2 है, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 3/2 - 2 करेंगे, 3/2 - 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 3 - 4/2, 3 में से 4 गया माइनस का 1/2, तो ये बचेगा आपका m/2 kBT की पावर माइनस का 1/2 इंटू 1/2। इस चीज़ को मिटा देते हैं, सिंपल कैलकुलेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 4। देखिए कितना बचा, वी एवरेज इक्वल टू आ गया 2/पाई की पावर 1/2 इंटू इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 kBT/m, और नीचे आ गया 1/2 पावर को ऊपर लेगा ना जस्ट, तो m/kBT/2 इसको अंडर रूट में है तो ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, चलो ठीक है ऐसा हो जाएगा अंडर रूट 2 kBT/m ये हो जाएगा, ठीक। पाई तो नहीं है चक्कर, नहीं है, तो वी एवरेज इक्वल टू 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 जाएगा अंदर, 4 इंटू 2 kBT/पाई अंदर जाएगा तो रूट में ये दो इंटू m एम्प्लाइज वी एवरेज जो आ गया वो आ गया 4 दूनी 8 kBT/पाई 8 kBT/पाई इंटू m। तो ये तरीका होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल निकालने का। और आपको जनरली करना क्या है, आपको जस्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, ये सब पंगा बस ये कर लेना है एक बार ताकि पता चल जाए, बेसिकली अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर भी आ रहा है तो ये एक पता चल जाए, अनुमान लग जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और इसका तो बहुत बड़ा रोल होता है। और ये याद रखना, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है कि अगर आपको वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है अगर स्पीड है तो, वरना तो -∞ से +∞ अगर वेलोसिटी है तो। ये नोट कर लेगा हो तो मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके सर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करते हैं। हैशटैग
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है, ज्यादातर मॉलिक्यूल गैस के अंदर, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वेसल के अंदर जो रखे हुए हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकाली जाएगी, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, वहां से जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगी। सो वी नो दैट for most probable speed, most probable speed के लिए करना पड़ेगा भाई dfv over dv इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। d over dv fv का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है 4 पाई m/2 kbt। m/2 कितनी बार लिख लेना भाई, ये भूल गए ना खत्म हो जाएगा मामला। ये फॉर्मूला तो अच्छे से पता ही होना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल ही इसका, जिस इंसान को ये याद ना हो उसके पास बचा ही क्या कर, उसके पास कछ नहीं बचा। ये चीजें कॉन्स्टेंट ही ना हटाओ, डी ओवर डी 0 के बराबर चलेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस के एम वी स्क्वायर अपॉन 2 केबीटी, 2 केबीटी इक्वल टू 0। पहली बार में पहला बार वी स्क्वायर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहली बार में पहला बार, दूसरे का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा। फिर करेंगे पहली बार में पहला बार, दूसरे का डिफरेंस है, ई की पावर एक्स का डिफरेंस करेंगे, टी की पावर एक्स, फिर करेंगे पावर का डिफरेंस, हमने टी माना है क्योंकि ये एक्स तो है, तो करेंगे इसका तो कितना आएगा, सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये आएगा 2b, तो ये माइनस का 2mv अपॉन 2 kbt इंटू ई की पावर माइनस के mv स्क्वायर अपॉन 2 kbt। पहली बार में पहला बार, दूसरे का डिफरेंस प्लस दूसरी बार में दूसरा बार, ई की पावर माइनस के mv स्क्वायर अपॉन 2 kbt, पहले का डिफरेंस 2b इक्वल टू 0। तो 4 आएगा बाहर, भाई साहब पूरा ही जा रहा है। कैसे काट दिया मैंने, ये मैंने ऐसे काट दिया, कटे नहीं है, कॉमन लेके उधर भेज दिया, क्या करा, कॉमन लेके उधर भेज दिया। कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इंटू माइनस के एम वी अपॉन के बी टी और प्लस का 2v इक्वल टू 0, इस चीज़ को उधर ले जाएगा, कितना है 2v इक्वल टू आ गया माइनस का एम वी अपॉन के बी टी इंटू वी स्क्वायर, और बोला माइनस का उधर जाएगा, हो गया प्लस का, एक वी से एक वी कैंसिल, कितना बचा 2 इक्वल टू एम अपॉन ए बी टी इंटू वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा 2 के बी टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम प्लाई जिसको उसके नीचे लाओ कितना हो गया 2 के बी टी अपॉन एम इक्वल टू वी स्क्वायर। तो बताओ एम प्लाइज अंडर रूट 2 के बी टी अपॉन एम इक्वल टू वी स्क्वायर, एम प्लाइज वी इक्वल टू कितना है अंडर रूट 2 kbt अपॉन m। ये होती है आपकी बी मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये था कि जस्ट आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 करना होता है और आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये एक जरिया था जिसके द्वारा मैंने आपको बताया कि क्या क्या आप, तो मैंने आपको VRMS वैल्यू बताई, VRMS फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू √3 kbt अपॉन, फिर मोस्ट प्रोबेबल बताया √8 पाई kbt अपॉन m। क्या था मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज 8 kbt अपॉन पाई m, गलती मत कर देना, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, वो होता है √2 kbt अपॉन m, ठीक। तो इसमें मिटाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कंपैरेटिवली स्टडी करके कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, किसका मान कम होता है, इस पर भी से एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सर, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी, comparative study of the speeds, comparative study of the speed, ठीक। चीज और बतानी थी, देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज बची हुई है इसके आगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, 1D 2D 3 डायमेंशन हो गया, ठीक, ये बचा है, ठीक। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम नंबर 1 कंपैरेटिव स्पीड, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज। तो सबसे पहले सबके फॉर्मूला पता होने से पूछ लेता है किसका मान ज़्यादा बड़ा होगा। तो VRMS का बहुत ही सिंपल मान है, जब हम लोग पढ़ते थे बहुत अच्छे ट्रिक बनाएंगे। देखो ये क्या चीज़ है, 1 2 3 अक्षर है, तो आएगा 3 kbt अपॉन m। तो लग रहा है ना, एक टाइम ऐसा आता है
हम ये भी भूल जाते हैं कि VRMS क्या है, KBT क्या है, टीम कहाँ आएगा, सब भूल जाते हैं समय के साथ साथ, इसलिए रिवाइज कर देते हैं। रिवीजन इज मस्ट। 3 अक्षर है, 3 KBT अपॉन M आएगा, नो डाउट। VMP मोस्ट प्रोबेबल 2 अक्षर है, 2 KBT अपॉन M आएगा, 2 KBT अपॉन M आएगा। V एवरेज जिंदा सोल्व करा है, भूलने का मतलब नहीं बनता, 8 KBT अपॉन पाई M। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे तो सब में KBT सेम है, तो सिर्फ इतना लेना है, KBT अपॉन M सेम है। तो ये कोफिशिएंट ही बताएंगे कि किसका वैल्यू ज्यादा है। तो आप देखेंगे √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान होता है 1.414, तो 1.414 में ये ज्यादा हो गया। 8 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी थी, पाई का मान कितना होता है, वैसे मुझे याद है, मैं एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कौन ज्यादा होगा। फिर से आप देख लीजिए, 8 है और 8 का मान, पाई का मान 3.4 मान लो जरूर, 3 दूनी 6 7 8, 3 संग 18, √2 ज्यादा है, इससे देख लो, तो इससे ऊपर आएगा ये अप्रोक्स, जुगाड़ लगा बता दिया मैंने, इससे ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक। एम्प्लॉइज तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, देखो फिर यार नहीं समझ पा रहे तो देखो ना, 8 है, पाई क्या होता है, 22/7 7 3 21, 3.14 तो मैं मान लिया 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6 7 8 20 हो गया, 3 संग 18, 2 दूनी 6 बचा, और 2 दूनी 6 का रूट क्या हो गया, 2 दूनी 6 का रूट हमेशा 2 से ज्यादा होगा, तो ये इसके ऊपर चला गया। तो इसका मतलब अगर हम अनुमानित तौर पर भी लगाएं तो सबसे ज्यादा होगा मान VRMS का, उससे कम होगा हमारा V एवरेज का, और उससे कम होगा हमारा V मोस्ट प्रोबेबल का। और इसके लिए भी ट्रिक है, आप यहाँ से R ले लें और यहाँ से A ले लें और यहाँ से M ले लें, तो ये राम के रेशियो में रखें। जुगाड़ है, जब याद नहीं आया तो कुछ भी याद नहीं आएगा, तो आएगा तो बहुत सारी चीज याद आएंगी। ठीक है, जैसे मैं मिटा देता हूँ जुगाड़ को, और अब बात करते हैं अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जो है उसे 3 डायमेंशन में अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक, लिख के दिखाता हूँ मैं। स्टैक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन डिफरेंट डायमेंशन, ओके सर, डिफरेंट डायमेंशन इन द सेंस फॉर 1D, फॉर 3D लिखते हैं, फॉर 3D का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या होता है, FV = 4 पाई M अपॉन 2 पाई KBT की पावर 3/2 V स्क्वायर T की पावर माइनस KM V स्क्वायर 2 KBT इंटू DV, मत लगाना, फॉर 2D FV = 2 पाई M अपॉन 2 पाई KBT की पावर 2 लिखना पे 2/2 V स्क्वायर, V की पावर है T की पावर M V स्क्वायर अपॉन 2 KBT, फॉर 1D FV = ये तो हटी चला जाएगा ऑप्शन, M अपॉन 2 पाई KBT की पावर 1/2 इंटू V तो गायब हो गया, E की पावर माइनस KM V स्क्वायर अपॉन 2 KBT। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये ऐसे याद करना है कि यहाँ पहले 3 था, फिर 2 आया, फिर 1 आया, जितने डायमेंशन उतना लिखा जाएगा, जितने डायमेंशन उतना लिखा जाएगा। और ऐसे V में है 2 पावर है, एक कम करेंगे 1 हो जाएगा, एक कम करेंगे 0 हो जाएगा, इसका 0 समान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, इसे मिटा देता हूँ, नोट कर लोगे आप, ऐसी आशा है हमारी। तो बात करते हैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी, इनका संग्रह है मेरे पास। संग्रह क्या कह रहा है समझेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम में कहा है 2 फॉर द टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। प्रॉब्लम में कहा गया है फॉर द टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। पहले पढ़ लेते हैं, पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर करेंगे जो भी लिखना है। प्रॉब्लम है फॉर टेम्परेचर T1 is greater than T2, the qualitative temperature dependence of the probability distribution in 3 dimension is continuously representing that। फिर पढ़ेंगे, प्रॉब्लम है for temperature T1 is greater than T2, the qualitative temperature dependence of the probability distributed in 3D is correctly represented by। इसका मतलब टेम्परेचर दे रखा है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ दे रखा है, और हमसे कहा है पहचानो कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। प्रॉब्लम लिखेंगे हम, प्रॉब्लम कह रखा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। ठीक, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, टेम्परेचर ज्यादा, और ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ वैसे आपके पास है, फिर भी समझाने के लिए मैं
ग्राफ बना देता हूँ T2 T1। ऐसे ग्राफ देख के हो कैसा लग रहा है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा है। ये नेट में भी आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है और जैम की बुकलेट में भी है। ये ग्राफ देख के तो आप पहचान जाएंगे कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ही है। क्यों खास है ये ग्राफ और क्यों कठिन है इसे समझना, समझेंगे हम, जानेंगे हम। बिकॉज ऑफ जो हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा है मेरे भाई, वो जो है समझेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया फॉर T1 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर ज्यादा कम जो है वो दे रखा है। द क्वालिटेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन 3D का ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है रिपीटेड फंक्शन का, f इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई kBt की पावर 3/2 और इंटू v स्क्वायर इंटू v की पावर माइनस के mv स्क्वायर इंटू 2 kBt इंटू बस इतना है। तो वेलोसिटी डिपेंडिंग ग्राफ से पहली बात मैं आपको सिंपली ये बता दूं, बहुत ही सिंपल शब्दों में, कि जो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है वो फंक्शन की fv से डिसाइड होगा और fv और t में क्या रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब t का मान जिसका ज्यादा होगा T1 उसका fv कम होगा, इसका मतलब T1 का फंक्शन का ग्राफ कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और T2 जिसका टेम्परेचर कम है उसका फंक्शन ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर यही चीज हम यहाँ देखते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा है तो ग्राफ नीचे होना चाहिए T1 का, लेकिन ऊपर है। ये बाकी चीजों में मैच नहीं करेंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हैं कि पहली बात, जब भी हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Vrms बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है। V एवरेज बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है। V मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ेगा, बड़ी लाजमी सी बात है। पर ये सारी चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए बढ़ेंगी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बढ़ता है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बढ़ेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये नहीं बदलेगा। इसका मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिजाइन किए हैं, कैसे समझते हैं। किसी ग्राफ के अंतर्गत भरा हुआ क्षेत्रफल, किसी ग्राफ के अंतर्गत ये भरा हुआ क्षेत्रफल ही बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। किसी ग्राफ के अंडर द जो एरिया है, कवर्ड एरिया, वो बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ को इस दिशा में आपको बढ़ाना पड़ेगा कि अंतर्गत अंतर्निहित क्षेत्रफल जो है वो नियत रहे। आप समझने की कोशिश करें, लो ऐसा समझ लो, इसका एरिया और इसका एरिया, तो इसका एरिया मैं बोल रहा हूँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सेम है, लेकिन इस एरिया को सेम होने के लिए इसको इस दिशा में जाना पड़ा। अगर ये नीचे जाना चाहता है तो इसको इस दिशा में फैलना पड़ेगा ताकि एरिया नियत रहे। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण देने का अर्थ यह है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या चीज है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो फंक्शन बता रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इस फॉर्मूले के हिसाब से fv की वैल्यू घटेगी, घट गई। ये घटने पर ग्राफ इस दिशा में क्यों भागा? बिकॉज ऑफ ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये वाला एरिया इस वाले एरिया के रीजन के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो एरिया कंजर्व करने के लिए इस दिशा में भागा है। अगर ये इस दिशा में ना भाग और ऊपर दिशा में भागता तो ये एरिया इस एरिया के सेम नहीं रह पाता। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, वेलोसिटी रेंज जो है, अच्छा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। ये बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? T1 टेम्परेचर ज्यादा है। बहुत सिंपल समझना, T1 टेम्परेचर ज्यादा है। जब T1 टेम्परेचर ज्यादा है तो कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो वेलोसिटी रेंज में जो ये जो ग्राफ है, एक्सिस है, इस पर कहीं आगे जाके मिलेंगे, वो कहीं आगे जाके मिलेंगे। ठीक, सीधी सी बात है, यहाँ तो मिलने से रहा, ये वाला ग्राफ तो होने से रहा, गलत हो गया। अब या तो ये बचा या ये बचा और या ये बचा, ठीक है, क्योंकि सब आ गए हैं। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पर जब वेलोसिटी रेंज में वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व सेम रहना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व सेम रहने का मतलब क्या है कि ग्राफ को इस प्रकार तक एक्सपेंड करना है कि उसके बीच का रीजन का एरिया सेम रहे। अब क्या है, यहाँ पर पीक जो है बढ़ गई है, ये एरिया ज्यादा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, ये भी गलत हो गया।
एरिया अंडर द कर्व तब बढ़ेगा जब ये वाला रीजन जो है इसकी पीक इससे नीचे जाएगी, तभी आगे को एक्सपेंड करेगा। अगर पीक बराबर रहते हुए एक्सपेंड करोगे तो इसका मतलब तुमने एक तरीके से ये बता दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। बहुत ही कम शब्दों में सबसे पहला मैंने आपको इससे उदाहरण दिया। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ या टेम्परेचर डिपेंडिंग एक्सपेंशन, दाएं बाएं जाना एरिया की कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। टेम्परेचर बढ़ने पर वेलोसिटी इफेक्ट होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्ट नहीं होते, तो उसी आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों वाला ऑप्शन है जो होगा सही होगा। ठीक, तो ये मिटा देता हूँ और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके सर, या फिर पढ़ लेते हैं। फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक, ये मिटाते हैं भाई, नोट कर लिया होगा तो ढूंढ लेना, बुकलेट में ही क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन पेज 12 का है, पेज 12 का है और प्रॉब्लम नाम है इसका, प्रॉब्लम नंबर नहीं डला हुआ ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस प्रॉब्लम। फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछिए। ओ माय गॉड, काइनेटिक एनर्जी पूछिए। फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया है कि ई बार का फॉर्मूला होता है ई बार इक्वल टू 3/2 kBT। बिल्कुल सही बात है। अब देखना ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला क्या काम करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंडेंट ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऐसे लेनी पड़ेगी। ई बार इक्वल टू 1/2 mvrms²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल पूछा है तो आपको VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। VRMS होता है √3 kBT/m, 3 kBT/m। V मोस्ट प्रोबेबल होता है √2 kBT/m, 2 kBT/m। आपको निकालना है V मोस्ट प्रोबेबल के टर्म में, क्या करो 2 से गुणा भाग कर दो। जब आप 2 से गुणा भाग करोगे आएगा 3/2 × 2 kBT/m, तो ये हो गया √3/2 और इसकी वैल्यू हो गई 2 kBT/m, ये हो गया VMP। तो ये आ गया VRMS की वैल्यू आ गई VRMS। ठीक, तो VRMS की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ई बार इक्वल टू 1/2, ये जेई में आया हुआ 3/2 × VMP का होल स्क्वायर। ई बार इक्वल टू 1/2 × m × 3/2 × VMP का स्क्वायर एम्प्लाइज ई बार इक्वल टू 3/2 m VMP²। ये ऑप्शन है। कई बार जल्दीबाजी में हम 3/2 kBT लगा के सोचने लग जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ नहीं था ऑप्शन, यही था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेज 13 पर दे रखा है, पेज 13 पर दे रखा है। ये भी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इफ Vx, Vy, Vz be the Cartesian component of the velocity v bar of the molecule, then mean value निकालनी है हमें Vx minus alpha Vy plus beta Vz की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू निकालने का स्क्वायर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए एक फंडामेंटल थ्योरम है कि किसी वेलोसिटी के स्क्वायर की मीन वैल्यू क्या होती है। उससे पहले भी मेन बात मायने रखती है, यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा, जिसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो बताइए a + b + c का फॉर्मूला क्या होता है। a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ लगाएंगे हम लगाएंगे a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है, हम बहुत सिंपल करवा रहा हूँ यार। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca लगाओ, सब प्लस में लेके चलना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ Vx² प्लस, सही बात, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। चलो ऐसा कर लेते हैं,
माइनस अल्फा वी वाई, काम से करते हैं, टेंशन की बात क्या है, बीटा वी जेड, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तो डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 2 अल्फा वी एक्स वी वाई, 2bc माइनस का अल्फा बीटा वी वाई वी जेड, 2ca प्लस का बीटा वी एक्स वी जेड, कॉमन ले लीजिए, बाहर कितना बचेगा वी एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। मैं इसलिए ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ इसे ताकि समझा सकूँ मैं कहना क्या चाहूँ, है ना, बाकी इतना बड़ा रोल तो है ही, आगे आप जब करोगे ना कॉम्पिटिशन, मेन लॉजिक समझ जाओगे इसका और फिर बात ही खत्म हो जाएगी। मैं बताऊँगा क्या मेन लॉजिक है। आपको मैंने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया था, बताओ क्या थी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में मैंने आपको ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएटेड रहती है किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एवरेजिकली इन द सेंस एवरेज रूप में अगर देखें तो किसी एक डायमेंशन में जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो केबीटी बाय एम होती है, क्या होती है केबीटी बाय 2 होती है, सॉरी केबीटी बाय 2 होती है, ये मैंने आपको बताया था एक डायमेंशन में, वी एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू रख लेंगे वी एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लाएंगे कितना आ गया केबीटी बाय एम। ऐसी आप वी वाई की वैल्यू ला सकते हैं, ऐसे आप वी जेड की वैल्यू भी ला सकते हैं, कितना आएगा के बी टी बाय एम, के बी टी बाय एम। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा बात क्या है कि अगर आपको कभी ये वैल्यू निकालनी पड़े वी एक्स वी वाई वी जेड और वी जेड वी एक्स, तो ये वैल्यूज होती हैं 0, इन्हें याद रखेंगे। तो ये दो चीज़ याद रखेंगे। अगर आपको वेलोसिटी के किसी भी कंपोनेंट का स्क्वायर निकालना है तो उसकी वैल्यू केबीटी बाय एम, केबीटी बाय एम, केबीटी बाय एम होती है, और अगर मल्टीप्लाई का निकालना है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। बिकॉज ऑफ, देखो इसके पीछे तो तुमसे बताना ही बेकार है क्योंकि मैंने खुद बता दिया कि एवरेज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आया है। बात करते हैं ये क्या है। तो भाई साहब ये दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हैं, आप ठीक इसे क्वांटम मैकेनिक्स से मैच कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का फेमस फॉर्मूला है साई 1 अगर साई 2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर साई 1 के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये स्केलर प्रोडक्ट में है, सेम होते तो स्क्वायर बना लेते, लेकिन सेम नहीं थे तो क्या हुआ, Vx इंटू वी वाई का डॉट प्रोडक्ट होगा Vx वी वाई कोस 90, क्योंकि x और y के बीच का 90 होता है, और कोस 90 बराबर साइन 0 बराबर 0, पूरा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है इसलिए इनका प्रोडक्ट या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आई है 0 आई है। ये मान आप यहाँ रखेंगे, देखते हैं आंसर कितना आता है। जो कि केबीटी बाय एम प्लस अल्फा स्क्वायर केबीटी बाय एम प्लस बीटा स्क्वायर केबीटी बाय एम, और बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में केबीटी बाय एम। ठीक भाई, ठीक, मैच कर लेते हैं आंसर। माइनस दे रखा है, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ गड़बड़ कैसे हुई है, ए स्क्वायर करूँगा, कर लिया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यार माइनस तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में माइनस दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस तो नहीं आएगा, माइनस तो नहीं आएगा। अपना आंसर ये आ गया। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए तो वो कमेंट में बता सकता है, या फिर मुझे वैसा बता सकता है। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा बेसिकली ओपन किया है यार, बहुत सिंपल वे में ओपन किया है, बहुत ही सिंपल वे में ओपन किया है। हाँ, तो अगर आपको भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आते कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलेगा तो सीधी सी बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पर अगली टर्म आएगी 2ab प्लस बी सी। जब 2 टर्म की मल्टीप्लाई हो तो 0 आना ही है, जहाँ 2 टर्म की मल्टीप्लाई हो तो 0 आना ही है, तो बाकी टर्म सोचनी नहीं है, सीधा इतना लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब आपको आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में केबीटी बाय एम। तो ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा, और चलते हैं आगे की ओर। ओके, जेएनयू का क्वेश्चन है एक, इसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएनयू साहब का। ठीक, बताइए जी साहब क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रॉब्लम
प्रॉब्लम। सेम पेज पर है, नंबर ढूंढ लेंगे आप, जो पेज 13 पर ही है, पेज 13 पर क्वेश्चन। एक काम करते हैं, पहले इसके सारी व्यथा को तुम्हें समझाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है, फिर लिखना है जो भी लिखना है। Let Vx, Vy and Vz denote the component of the velocity along x, y and z direction represented of an ideal gas particle at the absolute temperature T. The average value of the product of Vx square into Vy square into Vz square is proportional to, और फंक्शन ये और दे रखा है ऑप्शन है टी स्क्वायर टी क्यूब उसका। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर प्लस इंटू वी जेड स्क्वायर का, वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर इंटू वी जेड स्क्वायर का, किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर इंटू वी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पेज है 13, पेज है 13 और क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम। नाम खाली क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो निकालना क्या है, ये वी एक्स वी वाई कॉम्पोनेंट रखा, वी एक्स वी वाई वी जेड आर कॉम्पोनेंट ऑफ components of velocity, velocity इतना मेंशन किया गया और पूछ रहा है ये बताइए वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर इंटू वी जेड स्क्वायर। तो इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 3D में कैसे लिखते हैं, एन इंटू एम अपॉन 2 पाई केवीटी, एम अपॉन 2 पाई केवीटी की पावर 3/2, सेम जो फॉर्मूला है 3D का, एम अपॉन 2 पाई केवीटी की पावर 3/2, बिल्कुल सही। आगे Vx कंपोनेंट है, x डिपेंडेंट कंपोनेंट, ठीक है। जब x डिपेंडिंग कंपोनेंट है इसका मतलब x की वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। तो लिमिट जो आपको लेनी है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेनी है, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, फिर 3 बार लिमिट लेंगे क्योंकि ये आपका 3 कंपोनेंट रखेंगे। ये हो जाएगा Vx स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर इंटू वी जेड स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस के m Vx स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू ई की पावर माइनस के एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू ई की पावर माइनस के एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड। कॉपी रख देते हैं यहाँ और इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। लीजिए जरा लीजिए आप इस कॉपी को संभालिए। ठीक, करना क्या है कि इसमें वेलोसिटी डिपेंडिंग को फैक्टर नहीं है, ठीक है। जब इसमें कोई वेलोसिटी डिपेंडिंग फैक्टर नहीं तो साइड में कर दो, साइड में इन द सेंस ऐसा लिखेंगे सबसे पहले m अपॉन 2 पाई केबीटी, 2 पाई केबीटी की पावर 3/2 इंटू एक इंटीग्रेशन लिमिट के साथ एक फंक्शन लेना है इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू डी वी एक्स, बिल्कुल सही। इसी तरीके से दूसरा लेना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 kBt। इसी प्रकार से ये लेना है इंटू डी वी वाई, यहाँ पे आएगा इंटू डी वी वाई इंटू डी वी वाई। इसी प्रकार से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू डी वी जेड। अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, एक साथ अगर हम करने बैठ जाएंगे तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह के मैं आपको इसके एक टुकड़े इतने का इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, फिर उसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और बाकी सिमिलर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू डी वी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या लेट मान लिया कि ये चीज जो पूरा फंक्शन है इसे मान लिया मैंने x, तो x इक्वल टू मान लिया मैंने एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kBt। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू, उससे पहले वी एक्स की वैल्यू निकाल दो, कैसा आएगी इसको मल्टीप्लाई में करो, 2 kBt इंटू एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर। मिटा देता हूँ इसे वरना आएगा नहीं, इसी क्वेश्चन को बाद में नोट कर लेंगे देख के। फिलहाल मेन प्रॉब्लम है इसका इंटीग्रेशन करना, कि इंटीग्रेशन करें कैसे। जितना शानदार तरीके से इंटीग्रेशन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। ठीक, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 kBt इंटू एक्स, 2 kBt इंटू एक्स। इसको लिखते हैं पहले, इंटीग्रेशन को शुरू से करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 kBt इंटू डी वी एक्स। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए मैंने कहा था लेट
यहाँ मान लिया मैंने x इक्वल टू माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर माइनस वन मानो अपॉन 2kVt। तो वी एक्स के लिए निकालनी, मल्टीप्लाई करो इसमें x इंटू 2kVt इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर। इसको नीचे लाएंगे, कितना आया x इंटू 2kVt अपॉन एम इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। एम प्लाइज वी एक्स की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 2kVt अपॉन एम, 2kVt अपॉन एम इंटू एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट में आ गया। तो डी वी एक्स निकालो, कितना आएगा, डी वी एक्स इक्वल टू आएगा अंडर रूट, ये तो कॉन्स्टेंट है नीचे होंगे, 2kVt अपॉन एम इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1/2 आएगा। डी वी एक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2kVt अपॉन एम इंटू 1/2 इंटू हाथ नीचे करके हाथ में से घट गया था, आधे में से गया माइनस आधा था, इसके बाद माइनस 1/2। इसे पुट करना है, देखेंगे कितना आएगा। इसको पुट करना है उस फंक्शन पर, अच्छा इसको इसमें पुट करना है, यहाँ इंटीग्रेटर पुट करना है, बताओ कितना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर। वी एक्स को कुछ माना है मैंने, वी एक्स स्क्वायर को इतना माना है, ये मान रखेंगे, कितना है हम एक्स इंटू 2kVt अपॉन एम इंटू ई की पावर माइनस एक्स ओके इंटू डी वी एक्स का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2kVt अपॉन एम इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी वी एक्स। तो ये चीज़ तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, कितना है 2kVt अपॉन एम इंटू फैक्टोरियल अंडर रूट 2kVt अपॉन एम इंटू एक 1/2 बाहर लेता हूँ, 1/2 इंटीग्रल लिमिट माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक एक्स की पावर 1/2 है यहाँ पर, बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे 1/2 और यह है 1, तो पूरे में से आधा गया तो आधा प्लस का बचेगा, एक्स की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने जैसा कि बताया था, अगर आपको कभी दिखाई देता है क्या, अगर आपको कभी दिखाई देता है इस तरीके का फंक्शन ई की पावर एक्स का, तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से लाप्लास फंक्शन पर, लाप्लास ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा। तो टी की पावर 1/2 का अगर लाप्लास निकालेंगे तो कितना आएगा, वही यहाँ पर आंसर होगा 2kVt बाय एम इंटू अंडर रूट 2kVt बाय एम इंटू 1/2। तो इसका मैंने आपको बताया था गामा n प्लस 1, n कितना है 1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे था p की पावर, ये जो यहाँ पे ये है फंक्शन, इसकी पावर 1 है 1, तो 1 की पावर n प्लस 1, जो भी आप पावर लोगे n प्लस 1 का मतलब कितना है 1/2 प्लस 1 गामा n प्लस 1 बटे 10 की पावर n प्लस 1, तो 1 की पावर n प्लस 1 जो भी होगा वो 1 ही आएगा। इसे छोड़ते हैं, इधर चलते हैं 2kVt। भाई साहब ये लाप्लास का फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको लाप्लास का फॉर्मूला बताया था। अगर आपको टी की पावर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट निकालना हो टी की पावर, लेकिन लाप्लास में चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग है मैं आपको बताऊं, लाप्लास में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फाइनाइट होनी चाहिए। अगर आप इस लिमिट को 0 से इन्फाइनाइट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस लिमिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई और जैसे मान लो आधा इसका ही इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये लिमिट आधे में कन्वर्ट हो जाएगी 0 से इन्फाइनाइट में। तो कितना हो जाएगा, इसको एक बार लिख देता हूँ मैं, 0 टू इन्फाइनाइट x टू दी पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। अब रख दो वैल्यू, कितना है 2kVt अपॉन एम इंटू, इन जगह इन इंटीग्रेशन से जितना घबराओगे उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। तो ये हो गया गामा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो गामा 3/2 हो गया, 2kVt अपॉन एम इंटू अंडर रूट 2kVt अपॉन एम इंटू 3/2 हो गए। 3/2 कैसे बोलता है, 1/2 गाँव 1/2 मतलब अंडर रूट पाई, 1/2 मतलब अंडर रूट पाई। तो ये हो गया अंडर रूट 2 से अगर मैं इस अंडर रूट 2 को काटता हूँ तो कितना बचेगा, 3/2 हो गया। चलो इसको ऐसा मान लेते हैं, 2kVt अपॉन एम की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और अंडर रूट पाई/2। ये पहले का इंटीग्रेशन आ गया और बाकी के भी ये इंटीग्रेशन है। ये मान हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, प्रॉब्लम ये वैल्यूज हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, क्योंकि ऐसे ही 3 इंटीग्रेशन जो है वो भी हम सोल्व कर लेंगे, फिर जो वैल्यूज आएंगे उन्हें रखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो देखनी जरूरी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, सही प्रकार से हमने इंटीग्रेशन कर दिया है और यही सटीक हमारा इंटीग्रेशन आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं मान, ये मान कितना मान है, इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी। इक्वेशन फर्स्ट जहां मैंने इंटीग्रेशन छोड़ा था वो थी आपकी m अपॉन 2π/kBt/3/2 और आगे इंटीग्रेशन बटे हुए थे इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक vx² इंटू e की पावर माइनस के mvx² अपॉन 2kBt इंटू dvx और फिर था इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। भाई साहब बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। दिक्कत ये है कि हम जब भी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, यार इसे छोड़ो टाइम खाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है, टाइम खाएगा। लॉजिक लगाओगे तो नहीं खाएगा। जेएनयू का क्वेश्चन है, जेएनयू वाले कम क्वेश्चन देते हैं पर क्वेश्चन ऐसे देते हैं तो वहाँ तुम करना मजबूरी बन जाता है। क्वेश्चन ही कम करने होते हैं ना वहाँ पे जेएनयू वाले एग्जाम में। कम करने से काम बन जाएगा आपका। कम मतलब ये नहीं कि एक करना है, कम मतलब कम करने हैं। जैम के कंपेयर में, बीएचयू कंपेयर में तो बहुत ही कम करने हैं। इसकी वैल्यू हमने अभी सोल्व करा, कितना है बताओ, ये आ गया 2kBt/m इंटू √π/2 ऐसे ही सेम इसका आएगा 2kBt/m √π/2 ऐसे इसका आएगा 2kBt/m √π/2। अंडर रूट को तो जाने दो, हमें चाहिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी आप ओवरऑल टेम्परेचर की पावर देख लो बस, वैसे तो पूरा सॉल्यूशन आ गया। टेम्परेचर की पावर देखो कितनी, कैसे देखते हैं 1 2 3 पावर ये आ गई, ठीक। ये 3/2 है, हमने अभी सोल्व करा था 3/2 आया था। कितना आया था 3/2, ठीक। तो इन्हें ऐड करेंगे, देखो कैसे ऐड करेंगे, m अपॉन 2π/kBt/3/2 इंटू 2kBt अपॉन m की पावर 9/2 इंटू √π को जोड़ा √π/2 का होल क्यूब। देखो 3/2 नीचे है t की पावर और यहाँ पर ऊपर है, तो प्रोपोर्शनल टू t की पावर 9/2 माइनस 3/2। समझ रहे हो आप लोग, 9/2 यहाँ है ऊपर, 3/2 नीचे है, तो नीचे है तो ऊपर जाकर घटेगा। एल्सियम लोग कितना आएगा, एम्प्लाइज t की पावर 9 एल्सियम दिया 3, तो 9 माइनस 3 एल्सियम दिया 2 आ गया 2 एम्प्लाइज t की पावर 9 में से 3 गया 6/2 और ये हो गया 2 3 6 एम्प्लाइज t की पावर 3 आ गया। ये चीज़ मिटा के मैं डायरेक्ट t की पावर 3 के प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ। तो प्रोपोर्शनल टू आ गया t की पावर 3, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पूरा सॉल्व करने के बाद, इक्वल टू n। एक बार फिर समझ लो, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कभी आप लोग समझ ना पाओ। t की पावर 9/2 माइनस 3/2 पर जा घटा 3/2 इज इक्वल टू t की पावर 3। इसका मतलब आ गया इज इक्वल टू m अपॉन 2π/kB/3/2 इंटू 2kB अपॉन m की पावर 9/2 इंटू √π/2 की पावर 3 इंटू t की पावर क्यूब प्रोपोर्शनल टू t की पावर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। तो पूरे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आंसर छोटा सा है। करने के बाद जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ vx² vy² vz² किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप लोग देख सकते हो, ये अगर ना भी लिखें तो साफ दिख रही है, ये t क्यूब पर डिपेंड कर रही है। तो आपको यही छोटे मोटे जो 3-4 इंटीग्रेशन थे करने के बाद आपको इतनी चीज आएंगी। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अदरवाइज देख, वैसे तो मेरे को लग रहा है ये लास्ट टॉपिक था अपना आज के लिए। एक चीज और करानी है बस, फिर आज के लिए समाप्त हो जाएगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और वो मैंने आपको थियोरेटिकली बता दिया था, एक मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ाना है आपको इंटीग्रेट करके। बस तो इसे मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और पढ़ते हैं मैथमेटिकल व्यू ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो मित्रों, भाइयों बहनों, अच्छे से पढ़ लो, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जो नहीं पढ़ते मन लगाकर, तो बाद में कंपनी ज्वाइन करना पड़ता है, टीपन उठा के जाना पड़ता है। लिखते हैं मैथमेटिकल व्यू ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताता है कि आपको अगर एवरेज एनर्जी बतानी है प्रत्येक डायमेंशन से एसोसिएटेड, तो एवरेज एनर्जी जो होगी वो होती है kBT/2। ये मैंने आपको थियोरेटिकली वे में बताया था कि अगर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी आपको निकालनी है तो kBT/2। पर आज मैं आपको उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा जो कि फंक्शन जो आपका चल रहा है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो उससे आया है। ठीक है, तो ये बात है हम एवरेज वैल्यू कितनी होती है लीजिए को। तो बात करते हैं हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की एनर्जी। पहले थ्योरेटिकल का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसके अनुसार द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली पार्टिसिपेटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसकी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। समझते हैं कैसे? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए। किसका? मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखेंगे वी नो दैट, तो भैया वी नो दैट लिख दिया, तो बता दीजिए आप क्या जानते हैं। एफ वी इक्वल टू जानते हैं हम लोग कितना होता है 4 पाई, लेकिन आपको 1D में लेना है क्योंकि प्रत्येक डिग्री प्रति एक, तो 1D में तो 4 पाई आता नहीं, क्या आता है m/2 पाई kBT की पावर 1/2 एज फार आई नो 1/2 आता है e की पावर माइनस के mvx स्क्वायर अपॉन 2 kBT इंटू की जरूरत नहीं। सो ई बार का फॉर्मूला क्या होगा? ई बार इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी इंटू एनर्जी लेंगे आप, एनर्जी ई बार इंटू फंक्शन लेंगे ई इंटू डी वी अपॉन इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक एनर्जी हो गया एफ वी और डी वी। ठीक, अगर हम वी एक्स की बात करें, हमने वी एक्स कॉम्पोनेंट ले रखा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट भी कर सकते थे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी कर सकते थे। फिर सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आप जब लिमिट लेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा और वो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का जो है 0 टू इनफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ, अगर ये लिमिट आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आगे जाकर सोल्व करेंगे और वैल्यू कन्वर्ट होकर उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, ई बार इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ई बार की वैल्यू कितनी है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mvx स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 1/2 mvx स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू पूरी रखेंगे फंक्शन की कितनी है m/2 पाई kBT की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2 kBT इंटू dvx अपॉन नीचे इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरा फंक्शन रखना है m/2 पाई kBT की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2 kBT। मैं बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है, 2 इंटू dvx, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, लिखना बराबर m/2 बाहर आ गया, m/2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बार इक्वल टू m/2 इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक vx स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के mvx स्क्वायर अपॉन 2 kBT। ठीक, अपॉन नीचे कितना इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक और ई की पावर माइनस के mvx स्क्वायर अपॉन 2 kBT इंटू dvx। अब करना बस इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पर जब स्क्वायर बनता है, तो मैंने आपको बताया था जब कभी आपका स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर वाले जितने भी फंक्शन होंगे वो गामा n प्लस 1/2 के फंक्शन में होंगे। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ई बार इक्वल टू आएगा गामा n प्लस 1/2, 2 है तो आगे 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू ए की पावर 2 प्लस 1/2। व्हाट इज ए? इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस m/2 पाई kBT। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू m/2 पाई kBT, 2 पाई kBT की पावर दिस। ठीक, बटे इसकी बात करते हैं, तो भाई साहब ये सेम फंक्शन है, बस यहाँ पर क्या है कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो vx की पावर 0 लिख लो। 0 लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू कोफिशिएंट m प्लस 2 पाई kBT की पावर 0 प्लस 1/2। इसे सोल्व करना है, मिटा देता हूँ इतना, बाकी साइड का नोट कर लिया होगा और देखते हैं ये गामा फंक्शन हमें कहाँ लेकर जाता है। ये गामा फंक्शन हमें कहाँ लेकर जाता है, बताइए जरा सोल्व करके कितना आएगा, बताइए जरा कितना आएगा। ई बार की वैल्यू बताओ कितनी, ई बार इक्वल टू गामा 2 प्लस 1 3/2 बैठा, देखो ध्यान से 2 प्लस 1 3/2, 3/2 कैसे ओपन करते हैं 1/2 अंडर पाई, 1/2 अंडर पाई अपॉन नीचे कितना है, नीचे है 2 इंटू m अपॉन 2 पाई
के बी टी की पावर 3/2 और नीचे की चीज जो है उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके 2 इंटू एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 1/2 अपॉन नीचे गाँव अपना अंडर 1/2 पाई कहते हैं अंडर पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कुछ कैंसिल नहीं हुआ यार, ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। ई बार इक्वल टू 2 और एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 1/2 ऊपर था, नीचे से 3/2 गया यहाँ से, तो एलसीएम में 3 माइनस 1 बचेगा। देखो ध्यान से, ई बार इक्वल टू, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, देखो m/2 पहले से चल रहा है, इसे छोड़ दोगे तो मामला खराब हो जाएगा ना, m/2 नहीं छोड़ना, तो ये m/2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, m/2 क्योंकि इसका अहम रोल होगा भाई, m/2 इंटू 2 इंटू एम की पावर 2 पाई के बी टी की पावर, देखो एलसीएम लोग कितना है 1 माइनस 3/2, 3 में से 1 में से 3 गया कितना बचा, ध्यान से देखो 1 में से 3 गया कितना बचा -2/2, 2 से 2 कट गया -1 बचा, ठीक, -1 लिखो कितना है 2 से 2 कट गया। ई बार इक्वल टू एम इंटू एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर -1, -1 मतलब उल्टा करना है, एम इंटू 2 पाई के बी टी अपॉन एम। चलो जी, एम से एम कैंसिल हो गया। उससे पहले एक बात देखनी है हमें कि क्या कोई फंक्शन छूटा है या नहीं। m/2 यहाँ रख दिया, vx² यहाँ रख दिया और mvx²/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, v की पावर 0 इंटीग्रेशन लगा दिया 1/2 और इसको ओपन करा तो 1/2 आया, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो 1/2 आया था ये कहाँ गया, तो ये है 1/2 अंडर रूट पाई और नीचे 2 m की पावर 2/2 kbt/2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 2 इधर आ गया, 1/2 अंडर रूट 2 kbt/2, हमें पाई और इंक्लूड हटाना है तो पाई के लिए करना पड़ेगा, जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया, गामा 3/2 रख दिया, वैल्यू डिवाइड करी, सब कुछ कैलकुलेशन ठीक है, 3/2 1/2। रवि सिंह बताओ कहाँ छूटा है, ज्यादा मजे करने में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। दोबारा करेंगे क्या? नहीं, दोबारा नहीं करेंगे। हमने 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चले, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखा, m/2 इंक्लूड कर लिया बाहर, सेम प्रोसेसर को लेके चले, गामा 3/2 अपॉन 2 बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही। और जो नीचे है अंडर रूट पाई है, ओके बिल्कुल सही है। इसको उल्टा करा तो m/2 ये रहा, ये चीज यहाँ लिखी हुई है 1/2 गामा, ठीक है, और नीचे इसे उल्टा कर दिया तो इस 2 से ये 2 कट गया और ये चीज बच गई, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, सब कुछ सेम लग रहा है यार। इसका मैच करूं, गलती कहाँ है फिर, गलती कहाँ है, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना, जस्ट ऐसे कैसे गलती कहाँ है पता चलेगा, 2 मिनट लगेगा और अपन लोग इससे दोबारा कर लेंगे, इतना बड़ा सामान नहीं है। लाओ 50% मिनट ऐसा होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, मेरे सामने जब भी कोई व्यक्ति आता है तो मैं कहता हूँ डिस्टर्ब, मैंने आपको बताया बस। तो मेरे सामने यहाँ एक व्यक्ति आ चुका है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ा, इसलिए मैं वो डिस्टर्ब। एवरेज एनर्जी निकालना है, ई बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वेलोसिटी कंपोनेंट एनर्जी ई बार इंटू एफ वी इंटू डी वी अपॉन यहाँ एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और लेंगे आप एफ वी इंटू डी वी, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट लेंगे तो बताइए कितना है, ई बार इक्वल टू, ई बार की वैल्यू कितनी होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर इंटू एफ वी की वैल्यू कितनी होती है एम अपॉन 2 पाई केबीटी, 2 पाई केबीटी की पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी आएगी नहीं और आएगा ई की पावर माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 केबीटी। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर 1/2 एम वी वाई एक्स स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2 पाई केबीटी का होल स्क्वायर 1 माइनस के एम वी एक्स स्क्वायर 2 केबीटी। जो व्यक्ति आए थे वो भाग गए बुरा मान के, इस बात पर हंसे आ रही डी एक्स तो कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हो गया यार। मैंने तुम्हें बता दिया पूरी तरह से, ब्रेन कहीं और चला जाता ये होता। यहाँ पे एनर्जी है तो मैंने एनर्जी रख दी,
मना किसी को किया नहीं जा सकता, प्रकट कोई भी हो जाता है, और अगर कोई थोड़ा सा प्रकट होता है तो अपन का यहाँ से हट जाता है। देख के छाप दूंगा मैं, देख के छाप दूंगा, गुस्सा आ गया क्या देख के छापना, सेम इंटीग्रेशन है यार। अभी बताते हैं कैसे होगा, आप लोग बने रहिए। 10 पर लेके आता हूँ मैं, तो अब मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूँ। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई से कर देगा अभी तुरंत, अब भी करके देता हूँ। लिखो यार, इक्विपार्टिशनल एनर्जी का तमाम पंगा बना दिया। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, फंक्शन बताओ कितना है। m/2 kVt की पावर ये कितना है, हाफ इंटू ई की पावर माइनस mvx² 2 kVt। अब करना है थोड़ी कुछ, हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड यार, ज्यादा बड़ा कुछ पंगा थोड़ी करना है, इतनी सी बात है। आंसर फिर भी नहीं आ रहा। E⁻= m/2 आ गया, m/2 इंटीग्रल कितना होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, कोई कांस्टेंट है क्या, ये तो पूरे काट दूंगा मैं, तो कैसा लोगे, कितना होता है vx² इंटू ई की पावर माइनस mvx² 2 kVt। मुझे लग रहा है अब भी नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल सेम पहले की तरह कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आए कहाँ गलती है, जरूर बताएं कि कहाँ पंगा चल रहा है। 2 kV इंटू dvx E⁻= m/2, ये क्या चीज़ है, ये है गामा, 2 पावर है, 2 पावर है गामा n+1/2। ओके ओके ओके, गामा n+1/2 सटीक, गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट है m/2 kVt की पावर 3/2, ठीक। और अपॉन, इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में ये है, मतलब क्या, गामा 0 + 1/2 अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट सेम है, हम अपॉन 2 kVt की पावर 1/2। अगर इस बार सही आ गया ना, पहले तो लग नहीं रहा सही आएगा, अगर सही आ गया तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाऊंगा यार, सेम चीज़ हम पहले भी कर रहे थे, सेम चीज़ हम भी कर रहे थे, अब तो आंसर सही क्यों आएगा। m/2 इंटू 3/2 ऐसे बोलते हैं, 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2 अपॉन नीचे कितना है 2, और नीचे कितना है m इंटू 2 kVt की पावर 3/2 इंटू, ये चीज़ उल्टी हो गई तो ऊपर चला गया, 2 इंटू m अपॉन 2 kVt की पावर 1/2 अपॉन नीचे है गामा 1/2 √π, √π से √π कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, E⁻= m इंटू m अपॉन 2 kVt m अपॉन 2 kVt की पावर 1/2 माइनस के 3/2, 3 में से क्या 2 से भागे -1 बचा, E⁻= -1 बचा, m इंटू इसको उल्टा कर देंगे 2 kVt अपॉन m से m करके नीचे 4 आ रहा है, ये 4 का पंगा क्या आ रहा है, ये 1/2 कहाँ है हमारा, बाहर है, बीटा का फंक्शन में 2 से 2 कट गया, इसका 3/2 से 1/2 √π भी कट गया, 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1/4 आ रहा है ऊपर, 2 से 2 कट गया, 1/4 आ रहा है ऊपर। ये दोनों ओके ओके ओके, ओ शेट 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 शेट, समझ में आ गया, देखा आप लोगों ने, ऐसे होती है मुझसे, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर, कट कैसे जाएंगे, क्या बात करते हो मिस्टर जी, मैं बताऊं ऐसा होता है अक्सर, जब भी पढ़ाते समय कोई आता है, विश्वास मानो, मतलब ऐसा हो, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर साइड से कोई मक्खी भी ना है और मुझे आवाज़ आ जाए, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस 2 से ये 2 काटा, और पहले भी सेम करा था, अब भी सेम करा, अब पता चला कि क्या अंतर, 2 दूनी 4 बचेगा, और तब कैंसिल, यहाँ पे 4 बचेगा, 4, ये 4 बच रहा है, ये 4, तो एम्प्लाइज E⁻= आ जाएगा 2 kVt/4, 2 दूनी 4, एम्प्लाइज E⁻= 1/2 kVt। 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 =
तो यार बिल्कुल सही बोला मुझे इस बात का इलाज कराना पड़ेगा। अगर सही बताऊँ, ये सीरियसली एक पंगा है। इसको आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो इतना बड़ा इंडिकेशन बीटा गामा जामा सब लगा दिया मैंने, ये यहाँ कटिंग में गलती हो रही है दो। और ये बात मैं वास्तव में शेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी यही परेशानी हो सकती है। कुछ लोग अलग प्रकृति के जंतु होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे, जो ईयरफोन लगा के पढ़ लेते हैं। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति गाने सुनते सुनते सवाल करें, मुझे नहीं पता वो किस ग्रह से आते हैं, और मुझे नहीं पता कि ईश्वर का कितना अच्छा वरदान है उनके ऊपर, कंसंट्रेशन दे सकते हैं। मुझे गाना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने खांस दिया तो भी मेरा क्वेश्चन लग जाता है। देख रहे हो आप, ये स्थिति, मतलब कि लो कंसंट्रेशन है मेरे। मतलब कि मेरा कहने का अर्थ यह है कि पढ़ते समय बहुत ही शांत माहौल होना चाहिए। किताबें हो, फैन हो, तुम हो, लाइट, बस। ये नहीं गाना चल रहा है, ईयरफोन चल रही है और आप लोग सवाल दे रहे हैं, गलत चीज़ है। ये चीज़ आपको आज लग रही हो लाभदायक, पर ये आपको आपकी कंसंट्रेशन में चुनौतीपूर्ण दिशा दे सकती है। इसलिए ऐसा ना करें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें कंसंट्रेशन के साथ। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेज 16 पर। पेज नंबर 16 पर जाइए और क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन का है, सिस्टम ऑफ एन क्लासिकल नॉन इंटरएक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ द मास सेम मेडिसिन टेंपरेचर कैपिटल T एंड इज कन्फाइंड बाय द एक्सटर्नल पोटेंशियल। पोटेंशियल दे रखा है भाई, गिवन पोटेंशियल पोटेंशियल कितना दे रखा है, Vx इक्वल टू Vr इक्वल टू VR डिपेंडेंट इक्वल टू 1/2 AR स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक, AR स्क्वायर। When is a constant, there is a 3-dimensional for 3-dimensional system. For 3-dimensional system, 3-dimensional system, 3-dimensional system, the internal energy of the system is तो इंटरनल एनर्जी निकालनी है भाई, दीजिए रवि। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक में जो आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो कई तरीके से डिफाइन की जाती है। जो KBT/2 है वो उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के अगर इंटरनल एनर्जी को हम फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं तो प्रत्येक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ KBT/2 एनर्जी एसोसिएटेड होगी। इसका मतलब क्या होगा, द एनर्जी ऑफ सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे ऐसे, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी P²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी VR। इसका मतलब E इक्वल टू P²/2m प्लस VR कितना है, 1/2 AR स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक टर्म है, ये तो इसके साथ भी KBT/2 होगी, और ये तो इसके साथ भी KBT/2 होगी। तो एवरेज एनर्जी जिसे कहेंगे वो एसोसिएटेड होगी 2 KBT/2 आ गया। लेकिन इन्हें 3D में कहा है, और यहाँ पर आप x भी ले सकते हो, फिर ऐसे ही फंक्शन आप y के लिए ले सकते हो, प्लस Py²/2m, यहाँ पे x स्क्वायर ले लो, प्लस 1/2 AY स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस PZ स्क्वायर 2m प्लस 1/2 AZ स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, KBT/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, KBT/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, KBT/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, KBT/2। तो 3D में 6 टर्म आएंगी, 1 2 3 4 5 6। फिर देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 KBT/2। E बार इक्वल टू आ गया 6 KBT/2, 2 3 6 इक्वल टू आ गया 3 KBT। तो एम्प्लाइज करके ऐसे लिख सकते हैं n मोल के लिए, E बार इक्वल टू n 3n KBT, 3n KBT। ठीक, यही लिख देता हूँ मैं एम्प्लाइज करके, चलो समझ में तो आएगा। जो बताया गया है मेनली इस फीचर को समझे, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो बता रहा है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके साथ KBT/2 एसोसिएटेड होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो KBT/2 लिख दिया। लेकिन 3D जो मेंशन किया गया है वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे 3 एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, और जब सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 को जोड़ा तो 6 KBT/2। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 KBT आएगा। इफ देयर आर n number of particle then n number of particle तो लिखेंगे implies E बार इक्वल टू 3n KBT ब्रैकेट में से बंद करनी। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो आज का लेक्चर यही था, आप लोगों को आई होप अच्छे समझ में आया हो। तो बहुत अच्छे से तैयारी